सुप्रभात। मैं सीमा दुक्कल, दिल्ली पब्लिक स्कूल भीमावरम से। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम कक्षा 9वीं के लिए विशेषकर कुछ कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में उनकी पढ़ाई किसी भी रूप में व्याधित न हो, उनकी पढ़ाई में किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल बाधा ना आए। पिछली कक्षा में मैंने संज्ञा के बारे जानकारी दी थी, क्योंकि व्याकरण सिर्फ हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं जानना है। व्याकरण यानी कि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें हर पल हर मिनट जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। कई बार हम सोचते हैं कि व्याकरण सिर्फ हमें परीक्षा के लिए पढ़ लें या फिर रट्टा लगा लें, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, बस हो जाएगा। लेकिन जब हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों में अटक जाते हैं जो कि हमें ज़रूर आनी चाहिए, और उस समय हमें एहसास होता है कि हिंदी जो कि हमारी अपनी भाषा है, हम उसी के बारे कुछ शब्दों को नहीं जानते। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आज व्याकरण में एक अलग टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूँ, जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लिखते समय भी हम कई बार उसमें गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन जब उसके अर्थ की महिमा को हम समझते हैं, जब उसका अर्थ हमारे समझ में अच्छी तरह से आता है, तो हमें तब एहसास होता है कि हम अब तक व्याकरण में कितनी गलतियां करते आए हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, few words are there which look similar and while writing also वो एक जैसे रखते हैं, but a vast difference is there in their meanings. So now आज मैं आपको ऐसे ही टॉपिक पे पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है आज का कक्षा 9वीं के लिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसे अब हम आसान तरीके से समझते हैं। श्रुति सुनना, श्रुति सुनना, लिसन। सम समान, इक्वल। भिन्न अलग, डिफरेंट। लिसन इक्वल डिफरेंट। सुनते हैं जब, व्हेन वी लिसन ऑल दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, वो हमें इक्वल लगते हैं, वो हमें एक समान लगते हैं, बट दे आर मीनिंग, लेकिन उनका मतलब पूरी तरीके से अलग डिफरेंट होता है। इसीलिए इसे हम श्रुति यानी कि सुनते समय व्हेन वी लिसन ऑल दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, वो हमें एक जैसे लगते हैं। कई बार लिखते समय भी वो हमें एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनका भिन्नार्थक यानी कि उनका अर्थ जो है वो अलग होता है। इसे अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाऊं तो आपको शायद जल्दी और आसान तरीके से समझ आएगा। वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग ऑलमोस्ट समान, इक्वल लगते हैं, किंतु इस बट उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। द वर्ड्स जो while listening and while writing almost they look equal, but their meaning is quite different. आइए मैं इसे एक आसान तरीके से आपको समझाती हूँ। यहाँ हमारे सामने दो चित्र हैं, 2 pictures are there। एक है पत्ता, दूसरा है पता। अगर हम ध्यान से देखें, दोनों में अंतर सिर्फ आधे ता का है, हाफ ता का अंतर है।
पत्ता यानी कि लीफ, पत्ता लीफ, एंड पता एड्रेस। जब हम इसे बोलते हैं तो ये हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पत्ता लीफ किसी पेड़ पौधे का पत्ता, पेड़ पौधे का, पेड़ इज़ ट्री, पौधा इज़ प्लांट, लीफ ऑफ एनी ट्री और प्लांट। पता एड्रेस किसी के रहने का एड्रेस, क्योंकि वी ऑल नो कि हम हर किसी का कोई ना कोई रहने का एक स्थान होता है। अगर हमें किसी को पत्र भेजना है तो हमें उसके एड्रेस पे भेजना होगा, उसके पते पे भेजना होगा। और पत्ता यानी कि लीफ, जब हम बोलते हैं पता और पत्ता तो बहुत ज़्यादा अंतर हमें समझ नहीं आता, लेकिन दोनों में बहुत गहरा अंतर छिपा हुआ है। आइए अब मैं इसी में आपको और उदाहरण देती हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए। मेरे पास पहला शब्द है उतर और दूसरा है उत्तर। यहाँ भी आधा ता का डिफरेंस है, अंतर है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो हमारे मुंह से उत्तर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें इसका नहीं पता चलता, लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इन दोनों में बहुत गहरा अंतर है। अब हम पहले उत्तर को देखते हैं। ऊंचे स्थान से नीचे आना, उत्तर का मतलब है ऊंचे, हाई, स्थान इज प्लेस, प्लेस से नीचे, नीचे इज डाउन, इट मीन्स टू कम डाउन फ्रॉम अ हाई प्लेस। एंड उत्तर एक दिशा, डायरेक्शन, और जवाब आंसर। उत्तर ऊंचे स्थान से नीचे आना और उत्तर एक दिशा यानी कि डायरेक्शन, और फिर उत्तर जवाब। इसे आपको मैं एक वाक्य के आधार पर समझाती हूँ। मोहन पहाड़ों से नीचे उतर रहा है। उतर, to come down. मोहन is a name of a boy. पहाड़ों, माउंटेन्स से नीचे, डाउन, उतर रहा है, नीचे आ रहा है। उत्तर, मेरा घर उत्तर की तरफ है। यहाँ उत्तर का मतलब हुआ एक डायरेक्शन, एक दिशा। मेरा घर, माई हाउस, उत्तर की तरफ है। उत्तर दिशा यानी कि डायरेक्शन की तरफ है। थर्ड,
राहुल ने सही उत्तर दिया। उत्तर आंसर। राहुल ने सही उत्तर दिया। राहुल हैज़ गिवन करेक्ट आंसर। सो अब हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। उत्तर टू कम डाउन, मोहन पहाड़ों से नीचे उतर रहा है। उत्तर मेरा घर उत्तर की तरफ है, मीन्स डायरेक्शन, मेरा घर उत्तर दिशा की तरफ है। उत्तर आंसर, राहुल ने सही उत्तर दिया। राहुल हैज़ गिवन करेक्ट आंसर। नाउ बोलने के समय तो ये तीनों हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन तीनों के अर्थ में बहुत गहरा अंतर है, जो आपको इस उदाहरण से ज़रूर समझ आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने चित्र के माध्यम से अभी आपको समझाया था पता, किसी का रहने का स्थान। आप में से कोई कहीं पर भी रहता हो, उस जगह का एक पता, एड्रेस ज़रूर होता है। अगर हमें किसी का सामान लौटाना है, हमें किसी को पत्र भेजना है, या हमें उसके घर तक ही जाना है, हमें वहाँ का एड्रेस पता होना ज़रूर आवश्यक है। यहाँ इसी पता को हम एड्रेस कह रहे हैं। दूसरी चीज़ है पत्ता, यानी कि लीफ। मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था। मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें एक तरफ पता था और एक तरफ पत्ता था, यानी किसी पेड़ पौधे का पत्ता, लीफ ऑफ एनी प्लांट और ट्री। अब हम तीसरे पे पहुंचते हैं, पूछ और पूंछ। बोलते समय बिल्कुल स्लाइट थोड़ा सा डिफरेंस हमारे सामने आता है। एक बिना चंद्र बिंदु के है और एक में चंद्र बिंदु है। जब हम बोलते हैं तो शायद इसका अंतर हमें समझ ना आए, लेकिन लिखने के समय बहुत गहरा अंतर हमारे सामने आ जाता है। पूछ, पूछना, वेरी इजी मीनिंग, आस्क, टू आस्क, पूछना, एंड पूंछ, दैट इज टेल। पूंछ किसी पशु की दुम, पशु इज एनिमल, पूंछ इज आस्क। अब मैं इसको आपको एक उदाहरण से समझा रही हूँ। मीरा ने कई सवाल पूछे। मीरा, नेम ऑफ अ गर्ल, कई, मैनी, सवाल, क्वेश्चन, पूछे, आस्क। मीरा हैज़ आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। मीरा ने कई सारे सवाल पूछे। अब हम इसी में आगे देखें, पूछ और पूंछ। इस पूंछ में चंद्रबिंदु लग गई, और चंद्रबिंदु के लगते ही इसकी साउंड तो चेंज हुई ही, इसका अर्थ भी चेंज हो गया। यहाँ पूंछ से मतलब है टेल, और टेल यहाँ पर किसी भी जानवर की टेल के रूप में आ सकती है। कुत्ता, कुत्ता अपने पूंछ हिला रहा
है। कुत्ता अपनी पूंछ, यहाँ कुत्ता इट मीन्स डॉग, पूंछ इज टेल। यहाँ है कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है और ये था पूंछ। इन दोनों में आपको ज़रूर अंतर समझ आ गया होगा। एक का मतलब है टेल जो कि किसी भी पशु के बारे में है, और दूसरा है पूछ यानी कि टू आस्क। अब हम चौथे नंबर पर चलते हैं। बोलने के समय बाघ और बाघ दोनों में ज़्यादा अंतर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और दूसरा बाघ बहुत ही डेंजरस एनिमल है। बाघ और ग और घ। अगर हम बाग की बात करें, बगीचा, उपवन यानी कि गार्डन, बगीचा गार्डन, और बाघ एक पशु एनिमल टाइगर। यहाँ बोलते समय हमें दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बाघ एक सुंदर सा गार्डन है, अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, और वहीं बाघ एक खतरनाक डेंजरस एनिमल के रूप में हमारे सामने आता है। ज़रा सी गड़बड़ से इन दोनों का मीनिंग, इन दोनों का अर्थ बदल सकता है। सपोज़ मैंने कहा कि बगीचे में फूल खिले हैं, और दूसरी तरफ है बाग। अगर मैं बोल दूं कि बगीचे में नहीं, बाग में फूल खिले हैं, तो आपका सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसे मैं आपको लिखित उदाहरण के रूप में समझा रही हूँ कि बाग और बाग कैसे, अगर थोड़ी सी स्पेलिंग इधर से उधर हो जाए तो कैसे उन दोनों में भारी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ है बाग, गार्डन। अगर इस बाग और बाघ के वाक्य में थोड़ी सी गलती हो जाए तो आप देखिए कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज मेरे बाग में फूल खिले हैं, फूल खिले हैं। यहाँ लिखना था मुझे बाग, लेकिन मैंने लिखा बाग, और सेंटेंस वाक्य बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ होना चाहिए था कि मेरे गार्डन में, आज मेरे गार्डन में फूल यानी कि फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिले हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गलती से घ लिख दिया और ये बन गया टाइगर, जो कि सेंटेंस वाक्य पूरा का पूरा ही गड़बड़ हो गया। यही हम दूसरे उसमें देखते हैं, बाग। हमें वाक्य बनाना था, वी हैव टू मेक सेंटेंस विद बाग, लेकिन हमने गलती से बनाया बाग। बाग एक खतरनाक पशु है। अब एक ग और घा के कारण हमारा वाक्य पूरा का पूरा गलत हो गया। यहाँ मैंने गार्डन को डेंजरस एनिमल बना दिया। इसलिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को जानना बहुत आवश्यक है, ताकि हम जब भी वाक्य का प्रयोग करें तो हमें दूसरों के सामने कभी भी हंसी का पात्र
ना बनना पड़े, यानी लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि जब हमें इन शब्दों के पूरे अर्थ पता होंगे तभी हम इनका प्रयोग अच्छी तरीके से और सही ढंग से कर सकते हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। समान, बराबर, यू कैन से सेम और इक्वल। सेम, समान, बराबर, इसे हम इक्वल के रूप में देख सकते हैं। समान, बराबर, इक्वल। दूसरा सामान, 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 सामग्री, थिंग्स, चीज़ें। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको लिखते समय छोटे तो छोटे, बड़े लोग भी अक्सर गलती कर बैठते हैं। समान, एक बराबर, इक्वल, और सामान, थिंग्स, चीज़ें, इसे हम वाक्य के रूप में समझते हैं। समान, आज के समय में, आज के समय में लड़का लड़की एक समान है। नाउ, आज के समय में लड़का लड़की एक समान हैं। टुडेज़ वर्ल्ड और टुडेज़ टाइम वी कैन से लड़का बॉय, लड़की गर्ल, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। यहाँ हमने लिखा समान है, यानी कि दोनों ही इक्वल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सामान, सामान, यानी कि चीज़ें, वो चीज़ें जिन्हें हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। मम्मी ने बाज़ार से बाज़ार इस मार्केट, सामान खरीदा। मम्मी has purchased few things from market. मम्मी ने बाज़ार इस मार्केट, सामान इस थिंग्स, खरीदा, टू बाय, टू परचेज। अब यहाँ अंतर सिर्फ एक इस मात्रा का था, समान, सामान। एक इस मात्रा के कारण ही वाक्य में और लिखते समय, वाक्य को समझते समय अंतर हमें स्पष्ट नज़र आने लगा। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। पवन, यानी कि वायु, पवन, वायु, विंड, हवा। जिस विंड के बिना हम नहीं रह सकते, जिस हवा के बिना हमारे लिए एक पल भी काटना मुश्किल हो जाता है, वही पवन। और इसी में आगे हमने सिर्फ एक आ की मात्रा लगा दी और वो बन गया पावन, यानी पवित्र, यानी कि ऑस्पिशियस। पवन, वायु, हवा, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। पावन, पवित्र, ऑस्पिशियस,
यानी कि हम जब कोई भी अच्छा काम करने वाले होते हैं उसके लिए हम कोई पवित्र दिन, ऑस्पिशियस डे सिलेक्ट करते हैं ताकि वो काम उस मुहूर्त पे किया जाए। यहाँ पवित्र, ऑस्पिशियस और पवन, वायु यानी कि विंड, अंतर सिर्फ एक मात्रा का है लेकिन अर्थ बहुत गहरा अलग है। पवन के बिना हम नहीं रह सकते और मेरे घर में हर काम पवित्र दिन, ऑस्पिशियस डे के मुहूर्त के अनुसार किया जाता है। हम इसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, हंस और हंस। अंतर देखिए, बोलते समय कुछ खास अंतर हमें नज़र नहीं आएगा। अंतर सिर्फ है ये चंद्र बिंदु और ये अनुस्वार का। अनुनासिक और अनुस्वार के अंतर से ही दोनों में बहुत बड़ा अंतर हमें नज़र आने लगा है। हंस मतलब हंसना, हंसना, लाफ, और हंस एक पक्षी यानी कि डक, वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है जहाँ चंद्र बिंदु आ रही है, और दूसरी तरफ अनुस्वार आ रहा है, एक पक्षी जो कि पानी में रहता है, वाटर में रहने वाला एक पक्षी। अंतर, डिफरेंस सिर्फ चंद्र बिंदु और अनुस्वार का है। इन दोनों के छोटे से अंतर से ही दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो गया। अगर हम इस अनुस्वार को चंद्रबिंदु की जगह लगा दें और चंद्रबिंदु को इसकी जगह लगा दें तो दोनों के मीनिंग, दोनों के अर्थ अलग हो जाएंगे और हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसी में हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है दो शब्द, दिन और दीन। एक में छोटी ई की मात्रा और एक में बड़ी ई की मात्रा। इसे मैं आपको वाक्य के आधार पर समझाती हूँ। दिन यानी कि दिवस यानी कि डे, और दीन यानी कि गरीब, पुअर। और ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं क्योंकि उन्हें मात्रा का ज्ञान तो होता है लेकिन लिखने के समय अक्सर वो गड़बड़ा जाते हैं कि कहाँ छोटी ई की मात्रा लगेगी और कहाँ बड़ी ई की मात्रा लगेगी। इसे हम इस रूप में समझते हैं, दिवस, डे, और दीन यानी कि गरीब, पुअर फेलो। हमने लिखा दिन। दिन यहाँ पर प्रतीक है दिवस या फिर डे, कोई भी डे, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, सोमवार हो, मंगलवार हो। यहाँ दिन का मतलब है डे से। इसी को हम वाक्य के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। दिन, आज सोमवार है। आज सोमवार है। टुडे इज मंडे। मेरा जन्म सोमवार के ही दिन हुआ था। मेरा जन्म इज़ बर्थ, सोमवार इज़ मंडे, दिन इज़ डे। सो मेरा जो बर्थ है वो सोमवार के दिन मतलब मंडे के दिन ही हुआ था। यहाँ हमने दिन लिखा और यहाँ हम लिख रहे हैं दीन।
क्योंकि बोलते समय तो भले ही दिन और दिन में ज़्यादा अंतर हमें समझ ना आए, लेकिन दोनों में बहुत भारी अंतर है, क्योंकि एक प्रतीक है डे का तो दूसरा प्रतीक है पुअर का, यानी कि गरीब का। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। दीन अगेन पुअर, लोग पीपल, मदद हेल्प। वी शुड हेल्प पुअर पीपल। अंतर था सिर्फ छोटी ई और बड़ी ई का, और यहाँ अर्थ पूरे तरीके से क्लियर हो गया। एक है दिन और एक है दीन, यानी कि पुअर। हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। यहाँ तक हमने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको अलग अलग शब्दों के माध्यम से उनका अर्थ समझाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तब तो हमें इतना समझ नहीं आता, लेकिन लिखते समय अगर हमें इन अर्थों की जानकारी नहीं है तो हमारा वाक्य कुछ का कुछ बन सकता है। जैसे मैंने आपको ये समझाया, अगर हम इसी दिन और दीन में मात्राओं की गड़बड़ी कर दें, दोनों वाक्य गलत हो जाएंगे और हमारा अर्थ, हमारा उत्तर जो हमने लिखा है उसका अनर्थ हो जाएगा। आइए अब हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ रहे हैं दो बहुत ही मिलते जुलते शब्द, जिन्हें बोलते समय हमें एक जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं तब हमें समझ आता है कि नहीं, इनमें अंतर तो बहुत ज़्यादा है। अगर इसी अंतर को हमने लिखते समय ध्यान में रखा तो कहीं पर भी गलती की संभावना नहीं रहती। अंदर, भीतर, इनसाइड, 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 भीतर, ऑपोजिट, बाहर, आउटसाइड। अंतर, भेद, डिफरेंस। अंदर, अंदर आना, टू कम इनसाइड। अंतर, भेद, डिफरेंट, डिफरेंस करना। इसे फिर हम एक वाक्य से समझते हैं। अंदर, भीतर, यानी कि इनसाइड। आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब यहाँ अंदर है इनसाइड, वाक्य का सीधा सीधा अर्थ है वाई यू आर नॉट कमिंग इनसाइड। इसी वाक्य में एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में आ रही है, इंग्लिश में हम अपने से बड़े के लिए या फिर छोटे के लिए यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में हम अपने से बड़ों के लिए आप और अपने से छोटों के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैंने लिखा आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि किसी बड़े व्यक्ति से बात की जा रही है। आपका प्रयोग रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए किया जाता है। वाई आर यू नॉट कमिंग इनसाइड? आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। सेकंड, अंतर,
अंतर, डिफरेंस, मेरे और उसके, मेरे और उसके रंग रूप में, मेरे और उसके रंग रूप में बहुत अंतर है। Now here's simple sentence, मेरे और उसके रंग रूप में, रंग रूप इज कलर कॉम्प्लेक्शन, मेरे और उसके कलर कॉम्प्लेक्शन में बहुत डिफरेंस है। यहाँ अंदर द आ रहा है और यहाँ त आ रहा है। इन बाकी अ एक जैसा, अनुस्वार एक जैसा, रा एक जैसा, सिर्फ द और ता के कारण हमारा वाक्य पूरी तरीके से बदल गया। एक अंदर बन गया, इनसाइड बन गया, और एक अंतर बन गया, यानी कि डिफरेंस बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला शब्द है आदि। आदि आरंभ, यानी कि टू स्टार्ट, स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, वो है आरंभ। एंड आदि, आप सिर्फ मात्रा की तरफ ध्यान दीजिए कि दोनों शब्द आदि आदि दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन उनको अगर हम ध्यान से देखें तो ज़मीन आसमान का अंतर दोनों में हमें नज़र आ रहा है। एक का मतलब है टू स्टार्ट, टू बिगिन, और एक है आदि मीन्स हैबिचुएटेड, हैबिचुअल। आप किसी काम को करने के अभ्यस्त हैं, हैबिचुअल है, और कोई काम आपने अभी अभी आरंभ किया है। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। मैंने अपना काम अभी आरंभ किया है, मैंने अपना काम अभी शुरू किया है। और दूसरा है आदि, यानी कि अभ्यस्त, वो यह काम अच्छी तरह कर रहा है क्योंकि वह इस काम को करने का अभ्यस्त है। He is doing this work very properly because he is habituated, वो habitual है इस काम को करने के लिए। आदि और आदि, छोटी एक की मात्रा और बड़ी एक की मात्रा, मात्रा का सिर्फ अंतर, और आपका पूरा का पूरा वाक्य जो है वो अलग हो जाएगा। इसे हम अब आगे देखते हैं। आंधी, जब हम आंधी बोलते हैं, आंधी चंद्र बिंदु, हमारी साउंड चेंज हो जाती है, हमारा उच्चारण जो है वो बदल जाता है, क्योंकि उसमें आंधी चंद्र बिंदु लग जाता है। और ये है आधी, आधी बिना चंद्र बिंदु के, बिना अनुस्वार के, इसमें सीधा सा अर्थ है आधी आधा हिस्सा। आधा हिस्सा, हिस्सा किसी भी चीज़ का, आधा इज़ हाफ, हिस्सा इज़ पार्ट, हाफ पार्ट। और आंधी तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड। तेज हवाएं जब चलती हैं तो हमें पता है कि कैसी स्थिति होती है। अभी हम जहाँ पे दो शब्दों को ले रहे हैं, एक है आंधी और एक है आधी। आंधी स्ट्रॉन्ग विंड, जब तूफ़ान आता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश आती है, बाढ़ आ जाती है, घरों को, दुकानों को और अपने आसपास के पेड़ पौधों को बहुत नुकसान होता है। उसके साथ ही कई सारे लोगों को भी अपनी जान आंधी के कारण गंवानी पड़ती है। आधी आधा हिस्सा, हाफ पार्ट,
अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। आंधी, चंद्र बिंदु लगा, इसलिए हमारा उच्चारण, जो हमारी साउंड आ रही है वो चेंज हो रही है। आंधी, आंधी के कारण, आंधी के कारण लोगों का आंधी के कारण लोगों का बहुत नुकसान हुआ। अब बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, लोगों की चीज़ों का, उनके घरों का, उनके आसपास की कई सारी चीज़ों का बहुत नुकसान हुआ। हमारे पास इसी में आगे है आधी। बोलते समय भले ही हमें इसका अंतर स्पष्ट ना हो, लेकिन लिखते समय हम देखते हैं एक में चंद्र बिंदु लग रहा है और एक में बिना चंद्र बिंदु के हम शब्द को लिख रहे हैं। आधी यानी कि आधा, हाफ पार्ट। मुझे इस टॉफ़ी चॉकलेट, टॉफ़ी का आधा हिस्सा चाहिए। मुझे इस टॉफ़ी का आधा हिस्सा चाहिए। I want the half part of this toffee or you can say chocolate। यहाँ बात हो रही थी हमारी आंधी और आधी को लेके। सिर्फ एक चंद्र बिंदु, दो शब्द मिलते जुलते, सुनने में श्रुति सम, यानी कि सुनने के समय बिल्कुल एक जैसे, लिखते समय अंतर और वाक्य बनाते समय और उनका अर्थ समझते समय दो शब्दों में बहुत ही गहरा अंतर। हमारे पास एक और शब्द है जिसकी गलती बच्चे बड़े भी करते हैं, बोलते समय और लिखते समय भी, क्योंकि हम अक्सर गड़बड़ करते हैं मात्राओं में कि कहाँ ओ की मात्रा लगनी है, कहाँ औ की मात्रा लगनी है। यहाँ हमारे पास ऐसा ही एक शब्द है जो है और इसमें देखा जाए तो सिर्फ मात्रा का अंतर और समझा जाए तो बहुत गहरा अंतर। और तरफ, डायरेक्शन, मैंने आपको अभी एक सेंटेंस दिया ही था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्शन यानी कि दिशा, ये और उत्तर दिशा की तरफ जब मैंने आपको वाक्य समझाया था तो मैंने आपको उसमें दिखाया था कि और मेरा घर उत्तर की ओर है, यानी कि मेरा जो हाउस है वो उत्तर डायरेक्शन की तरफ है। और तथा, अन्य, दूसरा, तथा इज एंड, अन्य एक्सेट्रा यू कैन से, दूसरा सेकेंड। इसे आपको मैं एक उदाहरण से समझा रही हूँ। और तरफ, देखिए इसे ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ इसमें और में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। एक में हमारे पास इसमें मात्राओं का ही हेर फेर है। वह मेरी तरफ, मेरी ओर आ रहा है, वह मेरी ओर आ रहा है।
वह मेरी ओर आ रहा है। He is coming towards me। अब यहाँ पर हमने अपना दूसरा शब्द लिया और, मीन्स एंड। राम और श्याम, राम और श्याम दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। यहाँ सेंटेंस है हमारा, राम और श्याम दोनों भाई हैं। राम एंड श्याम बोथ आर ब्रदर्स। यहाँ और रिप्रेजेंट कर रहा है, समझाया जा रहा है और से एंड। इसी और को हम देखते हैं दूसरा। यहाँ हमने देखा राम और श्याम दोनों भाई हैं, और का मतलब हमारे पास आया एंड, और यहाँ हमारे पास और आ रहा है, वह मेरी ओर आ रहा है। सिर्फ एक मात्रा और दोनों के दोनों शब्दों में बहुत भारी अंतर हमें देखने को मिलता है। यहाँ हमने सबसे अच्छी चीज़ ये समझी कि अगर हमें शब्दों को लिखते समय अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारी ज़्यादातर गलतियाँ दूर हो सकती हैं, क्योंकि कहीं छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा की जगह आ गई तो हमारा शब्द गलत, वाक्य गलत, वाक्य अगर हमने गलत लिखा तो नेचुरली हमारा अर्थ जो है वो अलग होगा। इसलिए हमें लिखते समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जब लिखें तो सही लिखें, क्योंकि हमारा वाक्य सही, हमारा शब्द सही होगा तभी हमारा वाक्य सही होगा। जब हमारा वाक्य सही होगा तभी आगे चलकर हमारा वाक्य का अर्थ सही निकलेगा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब दूसरा शब्द है कढ़ाई। हमारे पास अब दूसरा शब्द है कढ़ाई और एक शब्द है कड़ाही। बोलते समय फिर वही एक जैसा ही लग रहा है, क्योंकि श्रुति सम भिन्नार्थक हमारा टॉपिक ही यही है। हमारा आज का व्याकरण का टॉपिक ही यही था कि हम समझें कि डिफरेंस कैसे होता है। बोलते समय एक जैसा ही लगता है, क्योंकि ये है ही श्रुति, यानी कि सुनना, सम एक जैसा, इक्वल। श्रुति सम सुनते समय एक जैसा लगता है, लेकिन उसका अर्थ जो है जब हम लिखते हैं तभी हमें समझ आता है कि दोनों में कितना बड़ा अंतर छिपा हुआ है। हम अगर अपने अगले शब्द को देखें तो ये शब्द है कढ़ाई। ये शब्द है कढ़ाई। सुई, निडल, धागा, थ्रेड से कपड़ा, कपड़ा इज क्लोथ, फूल पत्ती, फ्लावर्स, लीफ बनाना, यानी कि कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडरी करना। हर किसी ने अपने घर में देखा होगा कि उनके बुज़ुर्ग या फिर उनके आसपास में भी उन्होंने देखा होगा कि घर में कोई ना कोई कढ़ाई ज़रूर करता है। अगर हम घरों में हमारे पास करने का टाइम नहीं है तो हम वो कढ़ाई वाली चीज़ें यानी कि एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें हम मार्केट से, बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, और इसे किया जाता है किससे? सुई यानी कि निडल। वो निडल जो हर किसी के घर में होती है, जिससे हम अपना बटन स्टिच कर लेते हैं। धागा, थ्रेड, धागा, सुई और धागे से क्लॉथ के ऊपर जो हम फूल पत्तियां बनाते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं, वो है कढ़ाई। और दूसरा शब्द जो हमारे पास है वो है कड़ाही। कड़ाही वॉक यानी कि खाना बनाने वाला बर्तन। बर्तन इज यूटेंसिल्स। वो यूटेंसिल्स
विच वी आर यूजिंग, जो हम यूज़ कर रहे हैं टू प्रिपेयर फूड। खाना इज़ फूड। हम खाना बनाते समय जिन यूटेंसिल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं में से एक यूटेंसिल है कढ़ाई। कढ़ाई, आप अंतर देखिए इसमें और इसमें। इन दो वर्णों के अंतर के कारण ही, एक है कढ़ाई और एक है कढ़ाई, इन दो वर्णों के अंतर के कारण ही दोनों वाक्य अलग अलग हो जाते हैं। अगर इस कढ़ाई ही को मैं यहाँ लगा दूँ और इसे यहाँ लगा दूँ, हमारे दोनों वाक्य गलत हो जाएंगे और दोनों का मीनिंग, दोनों का मतलब बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएगा। कढ़ाई, कढ़ाई यानी कि एम्ब्रॉयडरी, और कढ़ाई खाना बनाने वाला यूटेंसिल जिसमें हम खाना बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये दो शब्द ऐसे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं और इन दोनों में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे गलतियां करते हैं। सारे के सारे वर्ण एक जैसे लगते हैं। अगर आप देखिए तो अगर हम इन तीनों को उल्टा कर दें तो ये तीन यहाँ आ जाते हैं, लेकिन अर्थ में अंतर बहुत अधिक है। एक है परिमाण, दूसरा है परिणाम। परिमाण मात्रा, नाप तोल, क्वांटिटी, और परिणाम नतीजा यानी कि फल, और नतीजा यानी कि रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट जिसका नाम सुनते ही हर किसी को डर लगता है। यहाँ हमारे पास ये दो शब्द हैं, एक है परिमाण और दूसरा है परिणाम। पहले वाले परिमाण को अगर हम देखें तो वो है क्वांटिटी, यानी कि मात्रा, नापना, तौलना, मेज़रमेंट करना, वेट करना। हम जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम उसे वेट करके, मेज़र करके लाते हैं। कई चीज़ों को हम मेज़र करते हैं, वही हमारे पास यहाँ पे नापना और तौलना के हिसाब से आती हैं। दूसरा है परिणाम यानी कि नतीजा, फल। नतीजा, कौन सा नतीजा? हाँ, खासकर बच्चों की ज़िंदगी में जब तक वो स्टूडेंट हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट रहता है उनका एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट। यहाँ परिणाम से मतलब है रिज़ल्ट, नतीजा। परिमाण, मेरी मम्मी पापा बाज़ार से काफ़ी सारी मात्रा में सब्जियां खरीद कर लाए हैं। मेरे पेरेंट्स जो थे वो मार्केट गए थे और वो बहुत सारी क्वांटिटी में मेज़र करके, वेट करके बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रॉसरी लेकर आए हैं। वो है परिमाण। दूसरा परिणाम यानी कि नतीजा। आज मेरा परीक्षा का परिणाम आने वाला है। परिणाम, रिज़ल्ट। आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ। इसलिए आई एम वेरी अफ्रेड कि आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है। नेक्स्ट, अगर हम अचार को देखें, शायद ही कोई होगा जिसे अचार ना पसंद हो, लेकिन अंतर सिर्फ यही है कि इस अचार और आचार को अगर हम लिखते समय अगर उसका हमने ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। हम इसमें ये भी चार अंतर है सिर्फ इस एक मात्रा का। इसे बोलते समय अचार और नीचे वाले को बोलते समय आचार। सिंपल सी चीज़, आम, नींबू। आम इज़ मैंगो, नींबू इज़ लेमन। आदि का अचार यानी कि पिकल। और ये
हर किसी को पसंद है। हर किसी के घर में, भले ही घर का बना हुआ या फिर बाहर बाज़ार से ख़रीदा हुआ, अचार अक्सर घर में मौजूद रहता है। आचार, जहाँ हमने बात की आचार की, यानी कि आचरण, चाल चलन, सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड कैरेक्टर। जहाँ हमने बात की आचार यानी कि कैरेक्टर की, उसका आचार व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इज़ वेरी गुड। और अचार, मेरे घर में बहुत सारा पिकल है। यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए हमने मैंगो और नींबू लिखा है। ओनली जस्ट फॉर गिविंग द एग्ज़ाम्पल इज़ रिटन मैंगो और लेमन, जबकि पिकल वी कैन मेक ऑफ एनी अदर थिंग्स ऑल्सो। कई सारे अलग फ्रूट्स का, सब्जियों से भी हम अचार बना सकते हैं। तो आचरण, करेक्टर, मेरे फ्रेंड्स का करेक्टर बहुत अच्छा है और मेरे मम्मी ने बहुत सारा अचार घर में बनाया है। अब यही अगर हम इसमें अलग अलग कर दें, अगर हम आचार को अचार में डाल दें और अचार को अचार में, तो दोनों का अर्थ जो है गड़बड़ हो जाएगा और दोनों के अर्थ के साथ साथ ही वाक्य भी पूरा गलत हो जाएगा। तो आज मैंने आपको एक ऐसे विषय को आपको समझाने की कोशिश की जो देखने में बहुत ही आसान, बहुत ही इजी लगता है, लेकिन जब उसे हम लिखते हैं तभी हमें उसके बारे में सही जानकारी होती है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात तब हो जाती है जब हमारे सामने वाला हमसे उसका मीनिंग पूछे और हम उसका मीनिंग कुछ उल्टा बता दें, क्योंकि हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती है। तो आज जो व्याकरण का विषय हमने लिया था, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आज की इस कक्षा के बाद आपको कम से कम इसके बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिल गई होगी। और एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, आज मैंने जितने शब्द आपको दिए, ऐसे हज़ारों शब्द और हैं। ये मैंने आपको बहुत ही कम दिए हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूर महत्वपूर्ण है। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि व्याकरण को हमें सिर्फ परीक्षा में 3 में से 3 नंबर या 5 में से 5 नंबर लेने के लिए ही नहीं लेना है। व्याकरण की ज़रूरत हमें हर पल पड़ती है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी व्याकरण विस्तृत है। तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कहीं आपको अभी भी इसके बारे में कोई डाउट है, तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।